नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है उफ कोलकाता और आज ये हमारा 11वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। गेंद हाथ में आते ही चेतन ने उसे गीली घास पर रगड़ दिया। शाम की ओस जब गेंद के एक भाग से नहा गई तो उसने गेंद उठाई और रनअप के लिए चला। वह इतनी देर में देख चुका था कि असगर अली एक स्टांस आगे लेकर फिर पीछे जाते हैं। इस तरह वह गेंद को खुद तक पहुंचने के लिए एक आध सेकंड का अतिरिक्त वक्त दे देते हैं, जो उनकी मजबूती है। मगर मर्द की एक कमजोरी भी तो होती है। वही कमजोरी चेतन का निशाना था। वह जानता था कि गेंद के टप्पा खाते ही असगर अली पीछे जाएंगे और पॉइंट की ओर खेल देंगे। सो उसने तय किया कि गेंद टप्पा ही नहीं खाएगी, सीधे असगर अली के जांघों के बीच धप्पा दे देगी। बाएं हाथ से फेंकी गेंद ने अपना सफर हवा में ही तय किया। उसके कारण हवा में ही किसी शराबी की तरह हिली और सीधे जांघों के बीच ठीक वहीं लगी जहां मर्द को दर्द सबसे ज्यादा होता है। विकेट कीपर ने सुना कि ई जैसी कोई आवाज असगर अली के दांतों के बीच से आई और फिर असगर अली हंसने और रोने के बीच की स्थिति में दांत निपोर कर रह गए। वह दरअसल बैठ जाना चाहते थे, मगर पद, स्थान और उम्र इस बात की गवाही नहीं देते थे। वह खीसे निपोर कर रह गए। चेतन चिल्लाया, सर, अक्षांश देशांतर ठीक है? मतलब दर्दिली आवाज में असगर अली इतना ही बोल पाए, मतलब सॉरी सर, हाथ से छूट गया। चेतन ने बात बदल दी, और इसका फूट गया। ऊपर से संवेद स्वर में छुपकर खेल देख रहे लड़के चिल्लाए। असगर अली उसी अवस्था में बैट थाम कर बाहर निकल गए। सारे हॉस्टल में शोर मच गया। कमल बच्चों सा खुश होता हुआ बोला, सर, असगर सर के बाल बच्चे तो हैं ना? क्यों? चेतन ने पूछा। नहीं सर, क्योंकि अब होने की उम्मीद तो नहीं रही, कहकर वह ठहाका मारकर हंसने लगा। उनकी चिंता छोड़, तू अपनी जिलेबी विद सुपरमैन की तैयारी कर, रुद्र ने भी हंसते हुए ही कहा। हाँ सर, आपने कहा तो था। वो क्या होता है सर? वो ये होता है बेटा कि तू पहले पैंट पहनेगा, उसके ऊपर चड्डी पहनेगा और फिर हम तुझे बाजार में जिलेबी खिलाने ले जाएंगे। रुद्र ने हंसते हुए ही बात खत्म की। हॉस्टल घर के सुरक्षात्मक परिवेश से निकले बच्चों का पहला ठीहा होता है। वह पहला ठौर जहां पहली दफा जहनी रूज, दिमागी विकास बिना किसी बाहरी सहायता के होता है। यह बाहरी दुनिया में निकलने और बाहरी दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए की जाने वाली मशक्कत की आजमाइश का मोहल्ला होता है, जहां हर दिमाग अपने खुद के अनुभवों से सीखता है, चाहे एक दूसरे की मदद से, चाहे एक दूसरे की चुहल से, चाहे परस्पर प्रतिस्पर्धा से या परस्पर ईर्ष्या से। ईर्ष्या इस उम्र का एक मौलिक गुण। यश रंजन को सिद्धार्थ से ही नहीं, ऐसा लगता था तीनों से ही ईर्ष्या थी। यश रंजन की अपनी सोच थी, जिसमें तीनों दोस्तों की जीवन शैली फिट नहीं बैठती थी। मसलन यश को बिला नागा 4 बजे भोर में पूजा करने की आदत थी और चेतन और सिद्धार्थ के सोने का वक्त ही 4 बजे का था। सो 1-2 दफा चेतन ने और 1-2 दफा सिद्धार्थ ने उसे पूजा के बाद देर तक घंटी ना बजाने के लिए कहा था, जिसका असर उस पर इतना ही हुआ था कि अब वह उनके दरवाजे के बाहर थोड़ी ज्यादा ही देर तक घंटी बजाया करता था। परेशानी तो होती ही थी, मगर चेतन यह कहकर सिद्धार्थ को समझा लेता था कि जाने दे, हमसे भी तो कुछ लोगों को परेशानी होती होगी। यही संयम सीखने का वक्त है। बहरहाल यश की समस्या बढ़ते बढ़ते रुद्र तक भी पहुंच गई। हॉस्टल में जाति भेद करने की उसकी पुरानी आदत थी, और क्योंकि रुद्र और वह एक ही समुदाय से आते थे, इसलिए उसने रुद्र को जातिगत आधार पर कुछ समझाया था और दोनों से दूरी बरतने की सलाह दी थी, जिसकी शिकायत रुद्र ने वार्डन असगर अली से की थी। झगड़े की जड़ यही थी। यश रंजन आज 8-10 लड़कों के साथ अपने कमरे में ही था जब चेतन और रुद्र मेस जाने के लिए उसके कमरे के पास गुजरे। रुद्र,
जरा सुनना। यश रंजन के कमरे से ही आवाज आई। दोनों ही ठिठक गए। एक बार की तो मन हुआ कि मेज की ओर बढ़ चले, मगर फिर कुछ सोचकर यश के कमरे में घुस गए। 8-10 लड़के थे। सबके चेहरे किसी विशेष विषय पर मनन करने के बाद चुप पड़े थे। रुद्र ने शायद गौर नहीं किया, पर सारे ही लड़के यश के हांके हुए स्वजातीय ही थे। बोलने का ख्वाहिशमंद हर कोई था, मगर शुरुआती बोल किसी के नहीं फूट रहे थे। ऐसे स्थिति में यश ने ही मुंह खोला। तुमने असगर अली से मेरी शिकायत की है? किसने कहा? खुद सर ने। अब सर तो झूठ नहीं बोलेंगे, रुद्र ने दम से कहा। क्या लिख कर दिया है तुमने? यश ने हाथ के कड़े को घुमाते हुए कहा। शायरी। रुद्र ने अड़ियल सा जवाब दिया। मतलब? यश ने पूछा। कुछ खौफे खुदा कीजिए, इस तरह ना चलिए। 100 बार तो इस चाल पे तलवार चली है। रुद्र ने बिना रुके किसी शायर का शेर किसी शायर की तरह ही कह दिया। What the hell is it mean? यश को दरअसल कुछ समझ नहीं आया। मतलब यह कि यही शिकायत किए हैं कि तुम्हारी चाल से मेरे सीने के टांके टूट जाते हैं। रुद्र ने इस तरह कहा कि चेतन सहित 2-4 और लड़कों को हंसी फूट गई। देखो रुद्र, यश ने अब की तैस में कहा। दिखाओ, रुद्र ने फिर भी प्यार से कहा। नप जाओगे। यश ने सीधी जुबान में टेढ़ी धमकी दी। मामला थोड़ा गंभीर हुआ। मुट्ठियां बेचने ही लगी थी कि रुद्र चेतन को अकेला छोड़ तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। चेतन को अचानक ही खतरे का अंदेशा होने लगा। सामने ही मेज भी था। डर हुआ कि कहीं वह मेज से चाकू छुरी लिए हुए ना आ जाए। रुद्र आंधी की तरह गया और लौटती आंधी की तरह वापस आ गया। चेतन उसे पकड़ने को ही हुआ तो उसने चेतन को आंखों से ही दूर रहने का इशारा कर दिया। वो आगे बढ़ा। सबने देखा कि उसके दाहिने हाथ में कैमलिन का पारदर्शी स्केल है। उसने उसे यश को देते हुए कहा, नापिए ना, प्लीज नाप दीजिए। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। आपने अभी भी कहा है नप जाओगे। इसके बाद का निहितार्थ समझकर चेतन वही बिस्तरे पर लोटपोट हो गया। 2-4 लड़के भी इसी तरह मुस्कुरा दिए। गेट आउट, यश ने दरवाजा दिखाते हुए कहा। अरे अभी आपने दिखाने की बात कर रहे थे, फिर मेरी नापने की, और अब दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसा कोई करता है? बुला के कोई भगाता है भला? चल साले, कहते हुए चेतन रुद्र को लगभग खींचता हुआ बाहर से कमरे ले आया और बाहर लाकर अपनी हंसी रोककर पूछा, क्या प्रॉब्लम है इस जेंटलमैन को? अरे वही जो देश भर को है। दिन रात 11 ब्राह्मण, 23 भूमिहार, 14 बनिया और 13 दलित करता रहता है। कहता है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए। ये भी कहता है कि सिद्धार्थ कोई काला जादू कर दिया है हम पर। सिद्धार्थ से याद आया, वो है कहां आजकल? रुद्र ने एक साथ जवाब और सवाल दोनों किया। पता नहीं बुजरी का। जिस दिन से टेम्पो सुंदरी को देखा है, उस दिन से क्लास के बाद फैकल्टी टू फैकल्टी, ऑफिस टू ऑफिस दौड़ता रहता है। कहता है कि पता करके रहेंगे कि कौन थी। कहते हुए दोनों मेस में खाने के टेबल पर बैठ गए। दोनों अभी खाने पर टूटे ही थे कि सिद्धार्थ आता हुआ दिखाई दिया। उसने आते ही उलाहना दी, साले हमारे बगैर ही खाना शुरू कर दियो ना? हाँ तो तुम कौन सा भसुर लगते हो कि तुम्हारा इंतजार किया जाए? रुद्र ने कहा। आजकल पिया जी कहाँ वक्त गुजार रहे हैं? चेतन ने जानते हुए भी उसकी व्यस्तता की बाबत पूछा, ताकि वह जान सके कि सिद्धार्थ आज क्या बहाना बताता है। अबे वो एक अंकल आ गए थे आसनसोल से। उन्हें ब्लड की जरूरत थी, इसीलिए उन्हीं के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। दुर्भाग्य है देश का। रुद्र ने गिलास में जग से पानी उड़ेला। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। होगा क्या? ब्लड बांटने वालों से तो होगा ही नहीं। दुर्भाग्य है। आईटी के लोंडे स्पर्म डोनेट कर रहे हैं और लॉ वाले ब्लड कहां से होगा? शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी। अबे सच कह रहे हैं, अंकल आए थे उन्हीं के साथ। अंकल का छोड़ो, आंटी आई थी। चेतन ने रोटी चबाते हुए कहा। मम्मी? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ। फोन नहीं किया उन्होंने मुझे? सिद्धार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था। फोन घर पर छूट गया था।
श्रीसंग वाले काली मंदिर आई थी, लौट गई, लेकिन आज तो बुधवार है। आज क्यों? तेरी कुंडली बनवाने को दी थी, वही लेना आई थी। बहुत दुखी थी, कहा कि घर जाकर कॉल करेंगे। मगर दुखी क्यों थी? सिद्धार्थ अब तक परेशान होते हुए बोला। कह रही थी कि कुंडली में यह बात आ रही है कि तुम पर कोई ऊपरी बाधा आएगी। चेतन ने कहा। ऊपरी? इसके ऊपर तो ऊपरी निचली बाहरी भीतरी सब बाधाएं आ गई है। जो आदमी भूत दूत के साथ नाइट आउट करता हो, उस पर ऊपर वाली पीपल वाली नहीं मिलेगी तो क्या हॉस्टल वाली मिलेगी? रुद्र ने उठकर हाथ धोते हुए कहा। और तुम पर से उस टेम्पो वाली लड़की का भूत ही नहीं उतरा? चेतन ने भी खाकर उठते हुए कहा। अरे भूत होगा तब न उतरेगा, वो तो भूतनी है, कैसे उतरेगी? तभी तो फैकल्टी टू फैकल्टी, ऑफिस टू ऑफिस जाकर टेम्पो वाली बाइक का पता निकलवा रहा है। जिसका कोई पता है ही नहीं, वो कहां से मिलेगी? मेचेदा कब्रिस्तान के बाहर उतर के लहर काट दी इसका। ये लहर जोड़ते फिर रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेगी वो। हम पता दें उसका? रुद्र तैश में आया। दो, सिद्धार्थ ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा। रूप नारायण नदी के पार औघड़ों के डेरे पर ढूंढ लो, पिशाच वहीं बांध के रखते हैं, और मोहतरमा मिल जाए तो बहाने से पांव देख लेना, पक्का उल्टा मिलेगा। तब याद करना हमें। रुद्र ने सौंफ चबाते हुए बात खत्म की। सिद्धार्थ अब इस बात का जवाब देता, तब तक बाहर से आए मेस वाले ने चेतन से मुखातिब होकर कहा, भैया थोड़ी देर रुक जाइएगा, अभी मेस मैनेजर मीटिंग बुलाए हैं यहाँ। क्या करेंगे रुक के? तुम घोड़े के बराबर चना खिलाओगे ही, खाना हम कमरे में मंगवाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को खाना नहीं है, इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा देंगे नहीं। इसके अलावा और कुछ होना नहीं है, सो हमें सब मंजूर है। चेतन ने जवाब दिया। भैया रह जाइए, शायद जो होगा वो आप लोगों को मंजूर नहीं होगा। मेस वाले ने इशारे में अपनी बात कही। क्यों ओए, क्या बात है? सिद्धार्थ ने अब की सीधा ही पूछा। कुछ नहीं भैया, कहकर मेस वाला आगे की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ ने अजरत से दोनों को देखा और कहा, तुम लोग कुछ किए हो क्या? हाँ, वो घंटी पुत्र आज कह रहा था कि नप जाओगे, तो उसी को स्केल देकर कहे कि नाप दो, बस इतना ही तो। लेकिन इससे मेस का क्या मतलब? घंटी पुत्र कौन? सिद्धार्थ ने पूछा। वही बे, यश रंजन। सुबह सुबह घंटी ना बजाए तो सूर्योदय ही ना हो। रुद्र ने कहा। अबे यार, वो तिरछोला लड़का है, उसको बहाना चाहिए लड़ने का, उससे मत सटा करो। हम कहाँ सटे, वही चप्पल का च्युइंगम बना हुआ है, और वो लड़का है क्या? रुद्र ने अपनी शंका रखी। अभी मेस मैनेजर वही है ना? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, तभी तो चल रहा है, चेतन ने जवाब दिया। अभी सिद्धार्थ खाना खत्म कर हाथ धो ही रहा था कि मेस के बाहर से ही कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देने लगी। यश रंजन 15-20 और लड़कों के साथ मेस में घुस आया था। अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए, हम दरअसल मेस महाराज को तुम्हारे कमरे में भेजने ही वाले थे, यश रंजन ने कहा। अच्छा, मगर मेस की मीटिंग तो महीने के अंतिम दिन में होती है ना? चेतन ने पूछा। हाँ, यह अचानक ही बुलानी पड़ी। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? सिद्धार्थ ने बीच में ही कहा। दरअसल हम सब वेज वालों ने डिसाइड किया है कि रात में पहले यानी 8 बजे वीगन्स खाएंगे, और फिर रात 9 बजे से नॉनवेज वाले। डिसाइड किया है? आपने नॉनवेज वालों से पूछा? चेतन ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। पूछ ही तो रहे हैं, यश रंजन ने ढीठ सा जवाब दिया। आप सब पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। और इस हॉस्टल में हम ही 3 नॉनवेज वाले तो नहीं है, बाकियों को क्यों नहीं बुलाया गया? चेतन ने कहा। उन्हें बता दिया गया है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। कहते हुए यश रंजन ने छाती पर हाथ बांधा। हमें है, अब की रुद्र ने कहा। इस तरह का भेदभाव यहां तो कम से कम नहीं चलेगा। तुम रुकोगे? कहते हुए यश रुद्र की ओर आगे बढ़ा। बेटा पीछे हट जाओ, वरना जितना सज गए हो ना उतना बच के जाओगे। रुद्र ने भी आगे बढ़ते हुए हूल दी। मामला दोनों ही ओर से गर्म होता देख चेतन दोनों के बीच में आ गया। देखो बात पहले या बाद में खाने की तो है ही नहीं, बात डिस्पैरिटी की है, अलगाव की। हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब चीजों को सोसाइटी से दूर करें, इसीलिए तो नहीं होने का, सिद्धार्थ ने ठोस स्वर में कहा। अब कुछ लड़के जो नॉनवेज खाने वाले थे वो भी सिद्धार्थ, चेतन और रुद्र की ओर आ खड़े हुए थे।
देखो ब्रो, ऐसे तो कोई डिसीजन निकलने से रहा। ऐसा करते हैं, वार्डन सर के पास चलते हैं। वो जो डिसाइड कर दें हमें मंजूर होगा, और मुझे लगता है तुम्हें भी मंजूर होना चाहिए। यश रंजन ने तुरुप का इक्का चल दिया। यह वह चाल थी जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। कारण दो थे। पहला तो यह कि असगर अली खुद ही शाकाहारी थे और यथासंभव मांसाहार से परहेज रखने को कहते थे, और दूसरा कारण यह कि वेज खाने वाले लड़कों की संख्या ज्यादा थी। यश रंजन सब पहले ही सोच कर आया था। ना करने का कोई सवाल अब बनता नहीं था। बुझे मन से ही सही, तीनों दोस्त बाकी साथियों के साथ हॉस्टल से ही लगे वार्डन हाउस में पहुंचे। दरवाजा असगर अली ने ही खोला और अचानक इतने सारे लड़कों को देखकर सकपका गए। यश रंजन ने मौका देखा और आगे बढ़कर उनका पांव छू लिया, और इसके साथ ही खेल का नतीजा तय कर दिया था। यह चेकमेट था। अब बस हारने से पहले जितना वक्त लिया जा सकता था उतना ही वक्त यहाँ बिताना था। क्यों भाई, नौनिहाल, कोई तकलीफ? असगर अली ने सब पर एक फौरी नजर डालते हुए पूछा। आपके रहते हमें क्या तकलीफ होगी सर, बस एक बात थी। यश रंजन ने चाशनी में घुले शब्द निकाले। कोई मसला वसला तो नहीं निकल आया? असगर अली ने बारी बारी से तीनों पर आंखें फेरते हुए सवाल किया। नहीं सर, पढ़ने को ही वक्त कम पड़ जाता है, तो ऐसे फिजुल काम के लिए वक्त कहाँ निकल पाएंगे? यश रंजन ने फिर कहा। बहुत अच्छे। हाँ, तो बताइए कि आप लोग यहाँ कैसे? असगर अली ने पूछा। परिस्थितियां यह तय कर चुकी थी कि बात कोई भी रखे, बात यश रंजन की ही मानी जाएगी। इसीलिए बातों से उबते हुए सिद्धार्थ ने ही बीच में कहा, सर लेट्स कट इट शॉर्ट। ये लोग चाहते हैं कि मेस डिवाइड हो जाए, और हम ऐसा नहीं चाहते। कैसी डिवाइड? असगर अली ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। असगर अली के हाव भाव देखकर यश रंजन को लगा कि कहीं मामला फिसल न जाए, तो उसने बीच में कूदते हुए कहा, डिवीजन इज अ रॉन्ग वर्ड सर। बात बस इतनी सी है कि वेज खाने वाले हम लोग जब नॉनवेज खाते खींचते देखते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है, फिर हमारा मन खाने का ही नहीं करता। इसीलिए हमने एक बात रखी कि वेज वाले रात 8 बजे खा लें और फिर नॉनवेज वाले 9 बजे खा लें। क्यों, नॉनवेज वालों को भूख देर से लगती है क्या? रुद्र ने बीच में कूदते हुए कहा। अभी असगर अली इस बात का जवाब देते तभी यश रंजन ने अपनी मीठी बोली में और भी मिठास घोलते हुए कहा, सर मिस्टर शर्मा और उनके नॉनवेज वाले दोस्त चाहें तो पहले खा लें। वैसे मैं तो कहूंगा कि हम सबको वेज खाना चाहिए। इट गिव्स सच अ स्वास्तिक वाइब, है ना शर्मा जी? यश रंजन ने रुद्र से मुखातिब होकर कहा। असगर अली ने एक बार फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक उबलते हुए रुद्र ने बीच में फिर कहा, सर इससे कहिए मुझे मेरे पहले नाम से पुकारे। मेरा नाम रुद्र शर्मा है, एंड आई डोंट वांट टू इंडल्ज विद एनी कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ दिस हॉस्टल। क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर? असगर अली को काफी देर बाद बोलने का मौका मिला, और जब मौका मिला तो वह कहते ही गए, सी बॉयज, यश रंजन इज राइट। अगर आपके नॉनवेज खाने से कुछ लोगों को ऐतराज है तो आप लोग खा लें, और फिर ये तैयार तो हैं कि आप चाहें तो पहले खा लें। फिर क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम इज दिस वेरी डिवीजन। वी आर लॉ स्टूडेंट्स एंड सिद्धार्थ ने अभी आधी बात की थी कि असगर अली ने टोक दिया, स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, आप पढ़ते कब हैं? आई एम सॉरी, आप खुद को स्टूडेंट्स कैसे कह सकते हैं? क्लास आप आते नहीं, हाजिरी के लिए पहले प्रॉक्सी और बाद में सिफारिश आपकी आदत है। आप में से कुछ को तो मैं पहली बार देख रहा हूं। असगर अली के इतना कहते ही तीनों गुस्से से कुछ काले पड़ गए। अपमान कुछ ज्यादा ही हो चुका था, अब रुकने का कोई फायदा नहीं था। चल भाई, यहां मुंह देख के बेड़ा और पिछवाड़ा देख के पीढ़ा दिया जाता है। रुद्र ने फिर कोई गवई बोली और छोड़ी, और तीनों असगर अली को उसका अर्थ समझाता छोड़ वहां से निकल गए। फैसला हो गया था, मेस बट गई थी, सब लड़के अपने अपने कमरे में लौट आए थे। असगर अली अपने घर में बंद हो गए थे। इन सब के दौरान किसी ने यह नहीं देखा कि असगर अली के घर के बाहर
खड़ी गाड़ी का कवर आप ही आप कार से सरक कर नीचे गिर गया है। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होंगी, तो इसी तरह बने रहें हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।